बहू, इस बार दिवाली पर गांव जा रहे हैं, तो मैंने और तुम्हारे ससुर जी ने सोचा है कि हम दोनों कुछ महीने वहीं रुक जाएंगे, अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो। ममता जी अपनी बहू रीवा से बोली। रीवा बोली, मम्मी जी, आप 3-4 महीने में तो आ ही जाएंगी ना, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए तो मैं भी ऑफिस से छुट्टी लेने वाली हूँ। गांव में दिवाली मनाकर मैं कुछ दिन अपनी मम्मी के यहाँ रहने चली जाऊंगी, फिर तो वापस वही ऑफिस की भाग दौड़ करनी है। और आप होती हैं तो मुझे बहुत सहारा मिलता है आपका। आपके राज में सब कुछ हो जाता है मम्मी जी, वरना सच में आपके बिना मुझे कुछ काम समझ ही नहीं आता है। ममता जी बोली, बहू, मैं 3-4 महीनों में वापस आ ही जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ मेरी बहुत जरूरत है। खैर, जितना हो सके इस मुंबई वाले घर की तो सफाई हो गई है, और गांव वाले घर की सफाई करने के लिए मैंने विमला से कह दिया है। चाबी बगल वाली सुरेखा भाभी के यहाँ पड़ी है, तो विमला वहीं से चाबी लेकर सफाई कर लेगी। रीवा बोली, हाँ मम्मी जी, ये आपने अच्छा किया जो विमला से सफाई करने के लिए कह दिया। अब जाते ही घर तो साफ मिलेगा। चलिए, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, मुझे आज ऑफिस में बहुत काम है। ममता जी बोली, हाँ, हो सके तो थोड़ा जल्दी आ जाना, हमें गांव जाने के लिए कपड़े भी तो पैक करने हैं। रीवा बोली, आज ऑफिस में रीटा भाभी से पूछती हूँ कि गांव के लिए कब निकलना है, उस हिसाब से पैकिंग कर लेंगे। रीवा के ससुर दीनदयाल जी कुल मिलाकर 4 भाई थे, जिसमें से 2 भाई और उनका परिवार गांव में रहता था, और बाकी के 2 भाई और उनका परिवार यहाँ मुंबई में रहता था। दीनदयाल जी और उनकी पत्नी ममता जी जब भी गांव जाते तो 2-3 महीने वहां गुजार कर आते। गांव से बहुत यादें जुड़ी हुई थी उनकी। उनका मन तो करता था कि वे लोग गांव में ज्यादा दिन रहें, मगर यहाँ बेटा मोहित और बहू रीवा मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत थे। दोनों अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाते, और सुबह भी बहुत बार उन्हें ऑफिस के लिए जल्दी निकलना पड़ता था। ऐसे में ममता जी खाना और टिफिन तैयार कर देती, घर के अन्य काम भी वे खुशी खुशी कर देती थी। ससुर दीनदयाल जी भी बाहर से दूध, दही, सब्जी, फल इत्यादि ला देते थे। इस बार गांव में दिवाली पर ममता जी ने अपनी सभी देवरानी जेठानियों का खाना और पूजा अपने घर में रखी थी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। गांव के घर में दिए, लाइट्स, पटाखे सब लाकर रख दिए थे, बस पैकिंग करनी बाकी थी। रीवा के काका जी सोमनाथ जी की बहू रीटा भी रीवा के ऑफिस में ही काम करती थी। रीवा का और रीटा का परिवार साथ में ही गांव जाने वाला था, इसलिए रीवा ऑफिस के लंच टाइम में रीटा से बोली, रीटा भाभी, गांव कब चलना है? कौन सी तारीख की टिकट निकलवानी है? रीटा बोली, मम्मी जी कह रही थी कि वे तुम्हारी सास ममता जी से इस विषय में आज बात कर लेंगी। रीवा बोली, भाभी, आपकी सास और मेरी सास दोनों देवरानी जेठानी, और ऊपर से उनकी गांव वाली 2 जेठानी देवरानी। बाप रे, अब सभी लोग मिलकर दिवाली की तैयारी करेंगे। मुझे तो एक बात समझ नहीं आई, अपने अपने घरों में चुपचाप अपना अपना परिवार पूजा कर लो। ये सभी को इकट्ठा करना, फिर साथ में खाना रखना, इंसान कितना थक जाता है बेचारा। मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मगर मम्मी जी की वजह से सब करना पड़ता है। रीटा बस मुस्कुरा दी, कुछ बोली नहीं, क्योंकि वो रीवा की आदतों को अच्छे से जानती थी। यहाँ कंपनी में भी रीवा रीटा के साथ कंपटीशन की होड़ करती, जबकि रीटा हमेशा उसे अपनी चचेरी देवरानी होने के कारण उसकी ऑफिस के काम में भी मदद करती। दूसरी तरफ रीटा की सास नर्मदा जी ने अपनी देवरानी ममता को फोन किया, और सभी ने दिवाली के 2 दिन पहले गांव जाने का मन बना लिया। उसी आधार पर दीनदयाल जी ने सभी की टिकट्स बुक करवा दी। रीवा की सास ममता जी और रीटा की सास नर्मदा जी सगी देवरानी जेठानी थी। दोनों में आपस में बहुत बनती थी। वे सब पहले गांव में संयुक्त परिवार में रहते थे। गांव में रह रही दोनों जेठानी देवरानी भी मुंबई में रह रही देवरानी जेठानी का इंतजार करती कि कब वे भी वापस गांव आएंगी और सभी मिलकर साथ में त्योहार का आनंद लेंगे। रीवा यही मुंबई में एकाकी परिवार में पली बढ़ी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। उसे अपनी सास और गांव के सब लोगों पर बहुत ताज्जुब होता। उसे बस अपना काम निकलवाने से मतलब था। ममता जी उसकी बहुत मदद किया करती थी, इसलिए वो भी उनके साथ अच्छे व्यवहार का दिखावा कर लेती। मगर रीवा के मन में उन लोगों के लिए बिल्कुल आदर भाव नहीं था। दिवाली पर गांव जाने के लिए सब लोगों ने अपने कपड़ों की पैकिंग कर ली। रीवा ने सारे वेस्टर्न कपड़े साथ डाल लिए, और जिस दिन गांव जाना था उस दिन भी
वेस्टर्न कपड़े पहनकर रेडी हो गई। ममता जी उसे देखते ही बोली, बहू, हम गांव जा रहे हैं और वो भी दिवाली की इतनी बड़ी पूजा के लिए। वहां ऐसे कपड़े मत पहनो। गांव में लोग दो बातें बनाने में वक्त नहीं लगाते। मम्मी जी, मुझे तो इन कपड़ों में कोई बुराई नहीं लग रही। गांव तो गांव ही रहेगा और मैं तो यहाँ शहर में पली बढ़ी लड़की हूँ। गांव वालों को जो बोलना है बोलने दीजिए, हमें क्या। ममता जी बोली, बहू, मैं भी किसी के कहने का कोई अर्थ नहीं निकालती, मगर मुझे खुद ये महसूस हो रहा है कि दिवाली जैसे मौके के लिए साड़ी, सलवार, कमीज तुम पर ज्यादा सूट करता। ये वेस्टर्न परिधान तो पार्टीज में ही अच्छे लगते हैं। रीवा बोली, मम्मी जी, रीटा भाभी भी यहाँ मुंबई में ही पली बढ़ी लड़की है। आपको लगता है वो वहाँ गांव में ऐसे ट्रेडिशनल कपड़े पहनेंगी? देख लेना, नहीं पहनेंगी। इसलिए मैंने तो सूटकेस में भी सारे वेस्टर्न कपड़े ही भरे हैं। ममता जी ने भी बहू के आगे हथियार डाल दिए और सोचने लगी, जो करना है करो, मुझे क्या। कौन से परिधान कौन से अवसर पर अच्छे लगेंगे, ये सीख भी मुझे ही देनी पड़ रही है। और कुछ जवाब ना देते हुए वो अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब मोहित ने रीवा को देखा तो बोला, रीवा, गांव में ये कैसे कपड़े पहनकर साथ चल रही हो? हम वहां पूजा के लिए जा रहे हैं, पार्टी के लिए नहीं। मोहित के मुंह से ये सब सुनकर रीवा को लगा जैसे अकेले में उसकी सास ने ही उसके पति को रीवा के खिलाफ भड़काया होगा। मोहित ने जब रीवा का बैग खोला तो देखा कि उसने अपने साथ सारे वेस्टर्न कपड़े ले रखे थे। मोहित ने रीवा से सारे वेस्टर्न कपड़े खाली करवा के सलवार, कमीज और साड़ियां बैग में भरने के लिए कहा। रीवा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर उसे मोहित की बात माननी पड़ी क्योंकि उसके पास और कोई चारा ना था। वो मोहित का गुस्सा भली भांति जानती थी, इसलिए चुपचाप बैग में से वेस्टर्न कपड़े निकाल के सलवार सूट डाल दिए। ममता जी को भी ये देखकर तसल्ली हुई कि चलो अच्छा हुआ, बहू ने मेरी ना सही मोहित की बात तो मानी, वरना कोई मेरी बहू के कपड़ों को लेकर उंगली उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती। दिवाली के 2 दिन पहले सब गांव पहुंच गए। रीवा की सास और सभी देवरानी जेठानी ने मिलकर एक साथ दिवाली का सारा नाश्ता बनाया और फिर दिवाली के दीप जलाए। इन 2 दिनों में रीवा को लग रहा था घर में कितनी भीड़ एकत्रित हो चुकी है। वो अपना मी टाइम मिस कर रही थी कि काश इतनी भीड़ ना होती तो मैं अकेले अपने कमरे में जाकर सिर्फ टीवी देखती। वो सोचने लगी, चलो 4 दिन और सही, फिर तो वो अपनी मम्मी के घर जाकर खूब मजे करेगी। दिवाली के दिन सभी का खाना रीवा के घर में रखा गया था। खाना बनाने के लिए रीवा की सास ने पहले ही विमला और रानी को अपनी मदद के लिए बुलवा लिया था। वो विमला से कहने लगी, सुनो, दिवाली खत्म हो जाए फिर तुम वापस मेरे घर मेरी मदद के लिए आ जाना, क्योंकि मुझे पापड़ वड़ी, केर, आंवले का अचार ये सब बनाना है। विमला बोली, सेठानी जी, अभी पापड़, वड़ी, अचार ये सब क्यों? ममता जी बोली, बेटा, बहू वापस मुंबई जा रहे हैं, उनके साथ पापड़ वड़ी बनाकर भेजने हैं। मेरी बहू को मेरे हाथ के पापड़ वड़ी, अचार बहुत पसंद है। विमला बोली, सेठानी जी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, जब चाहे बुला लेना, मैं आपकी सब मदद करवा दूंगी। दिवाली की पूजा के समय रीवा ने एक सलवार सूट का सेट पहन लिया जो दिखने में थोड़ा हैवी था, मगर ये क्या, जब उसकी रीटा भाभी पूजा के लिए तैयार होकर आई तो रीवा की नजरें उसे निहारती रह गई। रीटा ने क्रीम कलर का लहंगा चोली, गले में हार, कान में बड़े झुमके और माथे पर बिंदी लगाई थी। जिस बहू को मुंबई में रीवा ने कभी सलवार कमीज में भी नहीं देखा, वो बहू यहाँ लहंगा चोली पहनकर घूम रही थी। वहां तो ऑफिस में रीटा हमेशा जीन्स टॉप पहनकर ही ऑफिस आती, मगर यहाँ उसका अलग ही रूप था। रीटा के घर वाले अपने यहाँ की पूजा संपन्न कर रीवा के घर पूजा में सम्मिलित होने आए थे। पूजा के बाद रीटा सभी को मुस्कुराहट के साथ खाना परोस रही थी, जबकि रीवा सिर्फ नाम के लिए रसोई में सभी के साथ जाकर खड़ी हो गई थी। ममता जी को भी मन ही मन रीटा का व्यवहार बहुत अच्छा लगता, मगर उन्होंने ये बात कभी रीवा से नहीं कही, क्योंकि वे जानती थी कि कभी भी एक बहू की तारीफ दूसरी बहू के सामने नहीं करनी चाहिए। अकेले में मौका पाकर रीवा रीटा से बोली, भाभी, आप शहर से होकर यहाँ आकर गांव वालों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? रीटा बोली, रीवा, मेरा मानना है हम जहाँ जिस काम के लिए उपस्थित होते हैं हमें वैसा परिधान और वैसे संस्कार अपनाने चाहिए। हम जब ऑफिस जाते हैं तो जीन्स टॉप पहनते हैं, जब हम पार्टीज में जाते हैं तो वेस्टर्न पहनते हैं,
और जब पूजा में जाते हैं तो साड़ी या लहंगा पहनते हैं। परिधान का भी तो जिंदगी में बहुत महत्व होता है। रीवा ये सब बातें ध्यान से सुन तो रही थी, मगर ग्रहण कितना कर रही थी वो उसे खुद नहीं पता था। ममता जी ने भी रीटा की सारी बातें सुनी और सोचने लगी, रीटा भी मुंबई में ही पली बड़ी है, मगर संस्कारों और रीति रिवाजों को बखूबी निभाती है। ममता जी रीटा की बातों से प्रभावित थी, मगर रीवा के लिए उनको कोई ग्लानि नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि रीवा में धीरे धीरे सुधार जरूर आएगा। दिवाली के 2 दिन एक दूसरे के घर आने जाने और एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं देने में यूं ही बीत गए। जब रीवा ने कहा कि वो लोग 2 दिन बाद वापस मुंबई के लिए रवाना होंगे, क्योंकि थोड़े दिन वो अपनी मम्मी के यहाँ जाना चाहती है, तो ममता जी ने जल्दी से विमला को बुलाकर पापड़ वड़ी बनाने में मदद करने को कहा, ताकि वो बेटे बहू के साथ उनके लिए सामान भेज पाएं। रीवा बोली, मम्मी जी थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए कितना सोचती हैं। आप जानती हैं मुझे पापड़ वड़ी बहुत पसंद है, इसलिए आप सब काम छोड़कर पहले मेरे लिए ये बनाने बैठी। ममता जी भी मुस्कुराकर बोली, बेटे बहू के लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला। ममता जी और विमला पापड़ वड़ी बनाने लगे। तब विमला बोली, मेरी देवरानी पारुल को भी पापड़ वड़ी बहुत पसंद है सेठानी, और वो पेट से भी है। मेरे बच्चे भी बीच बीच में याद करते हैं पापड़ वड़ी, मगर मुझे बनाने का समय ही नहीं मिल पाता। ममता जी बोली, तुम छोटे लोगों की यही दिक्कत है, पहले ही नियत खराब कर देते हो। ले जाना तेरी देवरानी के लिए भी और तेरे बच्चों के लिए भी थोड़े से पापड़ वड़ी, अभी फटाफट हाथ चला। विमला बोली, अरे सेठानी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मुझे नहीं चाहिए आपकी पापड़ वड़ी। मैं तो बस कह रही थी कि समय के अभाव के कारण मैं पापड़ वड़ी नहीं बना पाती। उतने में ममता जी के पति दीनदयाल जी वहां आकर बोले, ममता, बहू तो आराम से अपने कमरे में बैठी है और तुम यहाँ अकेले इतनी मेहनत कर रही हो, और वो भी उन्हीं के साथ मुंबई भेजने के लिए। ममता जी बोली, अरे कभी कभी तो गांव आती है बेचारी, कर लेने दो उसे आराम। उसे मेरे हाथ के पापड़ वड़ी बहुत पसंद है, आप जानते तो हो। और आप जाइए अभी यहाँ से, मुझे काम करने दीजिए। थोड़ी देर बाद मुझे केर और आंवले का अचार भी बनाना है, वो भी उन्हीं के लिए। मोहित को मेरे हाथ का अचार बहुत पसंद है। एक दिन बाद ममता जी ने सारा सामान मुंबई भेजने के लिए तैयार कर लिया था। रीवा और मोहित भी दूसरे दिन मुंबई वापस निकलने के लिए पैकिंग कर रहे थे। उतने में रीवा की माँ सरला जी का फोन बज उठा और वे बोली, रीवा कब आ रही हो बेटा। रीवा बोली, बस माँ कल निकल रहे हैं। सरला जी बोली, बेटा तू आ जाए तो तेरे लिए पापड़ वड़ी बना दूंगी, तुझे बहुत पसंद है, मैं जानती हूँ। रीवा हंसकर बोली, मम्मी शायद तुम जानती नहीं, मेरी सास एक नंबर की बेवकूफ है। मैं उनके बनाए खाने से लेकर उनकी बनाई हर चीज की इतनी तारीफ करती हूँ कि बेचारी ने मेरे ले जाने के लिए पापड़ वड़ी अचार सब बना दिया है। और आपको इस उम्र में क्यों इतनी मेहनत करनी है। मेरी माँ इस उम्र में इतनी मेहनत करे ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। आप तो बस आराम करो। यहाँ मेरी सास है जो कोल्हू के बैल की तरह सारा काम कर देती है, और बस बदले में मुझे अपनी जबान मीठी रखनी पड़ती है, गुड़ की तरह। और दोनों माँ बेटी हंसने लगी। ममता जी जो बेचारी रीवा के कमरे में उससे यही पूछने आ रही थी कि रास्ते के लिए कितने पराठे भरूं और कौन सी सब्जी बनाऊं, ये सब सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वो एक पल को वहीं रुक गई और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। ममता जी को अपने पति की बातें याद आ गई, जो हमेशा कहते थे, बहू को इतना सिर मत चढ़ाओ कि वो सिर पर बैठकर नाचने लगे। अब तक ममता जी रीवा की हर गलती नजरअंदाज करती आई थी, क्योंकि उन्हें लगता था रीवा बच्ची है, अभी नादान है। मगर आज उन्हें पता चला था कि रीवा तो सिर्फ ऊपर से मीठा मीठा बोलती है ताकि वो उसका सारा काम करे, बाकी मन में उसके इतना पाप भरा है। ये बात वो आज समझ पाई थी। ममता जी नम आंखें लिए रसोई में वापस आ गई। थोड़ी देर में रीवा रसोई में आकर बोली, मम्मी जी पापड़ वड़ी और अचार दे दीजिए, उनको अलग बैग में ही पैक कर देती हूँ। ममता जी बोली, बहू बेवकूफ लोग सभी को अपना मानकर उनके लिए खटते रहते हैं, मगर लोग जब उनके सपनेपन का नाजायज फायदा उठाने लग जाएं, तो उन्हें ये बेवकूफ़ी करनी छोड़ देनी चाहिए। ये पापड़ वड़ी और अचार मैं अपनी सहायकर्ता विमला को दे दूंगी, जो बेचारी मेरी इतनी मदद करती है। अब तुम ये सब यहीं रहने दो। रीवा को समझ में आ गया
कि उसकी सास ने उसके द्वारा उसकी माँ से कही सारी बातें सुन ली हैं। वो शर्म से जमीन में गड़े जा रही थी और उसे अपनी गलती का मन ही मन एहसास हो रहा था। दोस्तों, लोग एक दूसरे को अपना मानकर उनके लिए हर काम करने को तैयार हो जाते हैं, मगर जब कोई इस बात का नाजायज फायदा उठाने लगे तो उसे सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।